नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन बिल्डिंग में मटेरियल्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स। ओके, तो ब्रिक्स में सबसे पहले फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? सिलिका, जो कि 50 to 60% क्वांटिटी में होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। इट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करता है, श्रिंकेज प्रिवेंट करता है, क्रैकिंग प्रिवेंट करता है और वार्पिंग से बचाता है। ठीक है। रिटेन इट्स यूनिफॉर्म शेप एंड मेक शार्प एज ऑफ ब्रिक। ठीक है। सिलिका की वजह से यूनिफॉर्म शेप होता है और जो एज होता है ब्रिक का, वो शार्प एज होता है। ठीक है। अगर सिलिका एक्सेस में हो गया, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में सिलिका दे दिए, तो ये ब्रिटल और वीक हो जाएगा। बर्निंग, जलाने पे ब्रिटल और वीक हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट द कॉर्नर ऑफ ब्रिक। ठीक है। किसकी वजह से? कोहेजन लॉस हो जाएगा, इसकी वजह से ब्रिटल और वीक हो जाएगा और ऑन बर्निंग एंड डिसइंटीग्रेट द कॉर्नर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे एल्यूमिना रहता है, जिसकी क्वांटिटी रहती है 20 to 30%। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इंट्रोड्यूस बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। एल्यूमिना की वजह से बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहती है और प्लास्टिसिटी रहती है ब्रिक में। ठीक है। अगर एल्यूमिना एक्सेस हो गया, तो एल्यूमिना ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिए, तब क्या हो जाएगा? इट इंक्रीजेस श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। ठीक है। श्रिंकेज और वार्पिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। क्रैक्स डेवलप्ड ऑन द सरफेस एंड कॉर्नर डिफॉर्म। ठीक है। सरफेस पे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और कॉर्नर्स डिफॉर्म हो जाएगा। फिर थर्ड आता है लाइम, जिसकी क्वांटिटी रहती है 10%, और लाइम को पाउडर फॉर्म में मिक्स करते हैं। ठीक है। लाइम को एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं एंड इट रिड्यूस द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। ठीक है। लाइम को एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं एंड इट रिड्यूसेस श्रिंकेज ऑन ड्राइंग एंड रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट। इट causes silica in clay to melt causes silica in clay to melt on burning and does help to bind it। ये भी बाइंड कराने में हेल्प करता है। अगर लाइम एक्सेस हो गया था, ब्रिक ओवर बर्न हो जाएगा और अपने शेप लूज कर देगा। ठीक है। फिर आता है आयरन ऑक्साइड, जिसकी क्वांटिटी 7% से कम होनी चाहिए। इसको भी एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं एंड ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर आयरन ऑक्साइड एक्सेस में हो गया, तो ये डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर दे देगा। ठीक है। फिर आता है मैग्नीशिया, जिसकी क्वांटिटी 1% से कम होनी चाहिए, लेस देन 1%। इसकी वजह से येलो कलर मिलता है, मतलब ये येलो कलर इम्पार्ट करता है और श्रिंकेज से बजाता है। ठीक है। ऑन बर्निंग इट कॉजेज द क्ले टू सॉफन एट स्लोअर रेट देन डस्ट टाइम एंड रिड्यूस वार्पिंग से बजाता है, और बर्निंग पे ये क्ले को स्लो रेट से सॉफ्ट करता है। ठीक है। अगर मैग्नीशिया एक्सेस में है, तो ये डिके ऑफ ब्रिक्स का कारण बनेगा और येलोइश कलर दे देगा। ठीक है। अब कुछ नोट है, वो देख लेते हैं। जो लिक्विड लिमिट है ब्रिक अर्थ की, वो 25 से 38% होनी चाहिए। 25 to 38% होनी चाहिए लिक्विड लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होनी चाहिए 7 to 13% होनी चाहिए। ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंस की बात करें तो ब्रिक अर्थ में कौन कौन से हैं? लाइव स्टोन लम्प्स, ग्रेवल, कंकड़, एल्कलीज, ऑर्गेनिक मैटर मतलब वेजिटेबल्स, रूट्स एक्सेट्रा, सल्फर। ठीक है। फिर कुछ नोट देखते हैं। As per the Bureau of Indian Standards, burnt clay bricks are classified in 11 classes based on their minimum average compressive strength। Bureau of Indian Standard के अकॉर्डिंग जो burnt clay bricks हैं, उनको 11 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, उनकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ठीक है। अब कुछ वेन डायग्राम देखते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। सबसे पहले साइट सेलेक्शन करेंगे, फिर ब्रिक का प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ कैसे करेंगे? सबसे पहले अनसॉइलिंग करेंगे, फिर डिगिंग करेंगे, फिर वेदरिंग करेंगे, फिर ब्लेंडिंग करेंगे, फिर टेम्परिंग करेंगे, फिर नीडिंग या कि पगिंग करेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस: अनसॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, नीडिंग और पगिंग। फिर माउल्डिंग करेंगे। माउल्डिंग दो तरीके से कर सकते हैं, हैंड माउल्डिंग एंड मशीन माउल्डिंग। ठीक है। फिर माउल्डिंग बाद ड्राई करेंगे। ड्राई भी दो तरीके से कर सकते हैं, नेचुरल ड्राइंग एंड आर्टिफिशियल ड्राइंग। फिर बर्न करेंगे। बर्न करने के 4 तरीके हैं: पजावा और क्लैंप, इंटरमीडिएट क्लिन, सेमी कंटिन्यूस किल एंड कंटिन्यूस किल। ठीक है। अनस्वाइलिंग की बात करें तो अनस्वाइलिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग 20 to 30 सेंटीमीटर थिक द टॉप ऑफ लेयर ऑफ अर्थ विच कंटेन स्टोन, कंकर, रूट्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस टर्म्ड एज अनस्वाइलिंग। ठीक है। जो अर्थ की जो टॉप सरफेस होती है, उसमें 20 से 30 मीटर थिक की अर्थ टॉप सरफेस ऑफ अर्थ को रिमूव करना, जिसमें स्टोन, कंकर, रूट्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिस सरफेस पे रहते हैं टॉप सरफेस पे, उसको बोलते हैं अनस्वाइलिंग। ठीक है। डिगिंग क्या मतलब? डिगिंग का मतलब होता है
एक्सकेवेट करना, द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल आफ्टर अनसॉइलिंग इज कॉल्ड डिगिंग। अनसॉइलिंग के बाद सॉइल के एक्सकवेशन को डिगिंग बोलते हैं, ठीक है। द डिगिंग ऑपरेशन शुड बी डन बिफोर रेन सीजन, बारिश वाले सीजन से पहले डिगिंग कर लेनी है, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है? अंडर दिस ऑपरेशन द एक्सकवेटेड सॉइल इज लेफ्ट इन द एक्सपोज्ड वेदर फॉर सम पीरियड ड्यू टू विच इट कुड अचीव गुड प्लास्टिसिटी, ठीक है। वेदरिंग के बाद डिगिंग के बाद अपन जो एक्सकवेटेड सॉइल है उसको एक्सपोज्ड वेदर में छोड़ देंगे कुछ पीरियड के लिए, जिसकी वजह से वो एक अच्छी प्लास्टिसिटी उस सॉइल में आ जाए, ठीक है। फिर ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग होता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में जो सफिशिएंट क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल्स नहीं जो सफिशिएंट क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स नहीं प्रेजेंट है उनको मिक्स करने के प्रोसेस को ब्लेंडिंग बोलते हैं। एंड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड ब्लेंडिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग शुड बी डन एट द टाइम ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के टाइम पे ही ब्लेंडिंग कर लेंगे अपन, ठीक है। फिर आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग का क्या मतलब है? अंडर दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड इन द सॉइल मास एंड द होल मास इज नीडेड। इस प्रोसेस में एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर पानी ऐड करेंगे सॉइल मास में और उसको पूरे पूरे मास को नीड करेंगे। नीडेड करना मतलब कि कुचलना, ठीक है। एज प्रेस्ड अंडर फीट, पाँव से कुचलना या कि कैटल कैटल की मदद से कुचलना। ऑब्टेन हो जिसकी मदद से एक होमोजीनियस मास मिल जाएगा अपने को हैविंग यूनिफॉर्म करेक्टर, ठीक है। फिर आता है नीडिंग और पगिंग। पग मिल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, इट इज कॉल्ड पगिंग। पग मिल का यूज़ किया जाता है ब्रिक अर्थ को प्रिपेयर करने के लिए, उसी को पगिंग या कि नीडिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चर गुड ब्रिक टेम्परिंग इज डन इन द पग मिल। अच्छे ब्रिक को बनाने के लिए पग मिल में टेम्परिंग किया जाता है, इस ऑपरेशन को पगिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर क्ले एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज कॉल्ड नीडिंग, ठीक है। पानी को मिलाना, क्ले को मिलाना और अब बाकी इंग्रेडिएंट्स को मिलाना ब्रिक में, बाकी इंग्रेडिएंट्स को मिलाना ताकि एक अच्छा ब्रिक मिले अपने को, उस प्रोसेस को बोलते हैं नीडिंग, ठीक है। ये है पग मिल। फिर आती है बात माउल्डिंग की। द प्रोसेस ऑफ गिविंग रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द ब्रिक अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड माउल्डिंग, ठीक है। ब्रिक अर्थ को एक रिक्वायर शेप और साइज देने का प्रोसेस को माउल्डिंग बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, हैंड माउल्डिंग एंड मशीन माउल्डिंग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्टील माउल्ड और वुडन माउल्ड में डिफरेंस। स्टील माउल्ड जो होता है स्टील सीड का बना होता है और जो वुडन माउल्ड होता है जनरली शीशम शीशम का बना होता है, ठीक है। स्टील माउल्ड में साफ सरफेस और कॉर्नर और शार्प सरफेस अचीव करते हैं अपन। और जो वुडन माउल्ड है वो स्टील माउल्ड के कंपेयर में साफ सरफेस और कॉर्नर उतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो कंपेयर टू स्टील माउल्ड इज लेस। पर डे ब्रिक माउल्डिंग कैपेसिटी स्टील माउल्ड में कम होती है और पर डे ब्रिक माउल्डिंग कैपेसिटी वुडन माउल्ड में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। स्टील माउल्ड ब्रिक्स आर गुड कंपेयर टू वुडन माउल्ड ब्रिक्स। जो स्टील माउल्ड ब्रिक्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू वुडन माउल्ड ब्रिक्स। स्टील माउल्डेड ब्रिक्स आर यूज्ड इन फेसिंग वर्क, फेसिंग वर्क में स्टील माउल्डेड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। इंटरनल डायमेंशन ऑफ माउल्ड इज 10% मोर देन कम्प्लीटली बर्न ब्रिक। जो इंटरनल डायमेंशन होगा माउल्ड का वो 10% ज़्यादा होना चाहिए कम्प्लीटली बर्न ब्रिक से। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम एज नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स। अप्रॉक्सीमेटली जो नॉमिनल साइज होता है ब्रिक का उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफ्रैक्टरीज इन फर्नेस आर कॉल्ड मैग्नेसाइड ब्रिक्स। वो ब्रिक्स हैं जिसको बेसिक रिफ्रैक्टरीज में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्नेसेस में जो ब्रिक यूज़ करते हैं वो मैग्नेसाइड ब्रिक्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 1077 1992 नॉन मॉडुलर साइज जो ब्रिक है उसकी साइज़ क्या होगी? 230, 110, 70 mm, ठीक है। तो 23 इंटू 11 इंटू 7 cm³ नॉन मॉडुलर साइज ब्रिक के साइज है ये। बॉडी ब्रिक्स आर वेल बर्न ब्रिक्स ऑक्यूपाइंग सेंट्रल पोर्शन ऑफ द किल। जो बॉडी ब्रिक्स किसको बोलते हैं? जो वो ब्रिक्स जो वेल बर्नट होती हैं और जो सेंट्रल पोर्शन किल में जो सेंट्रल पोर्शन में ब्रिक रहते हैं उनको बॉडी ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब साइज देखते हैं वेरियस अलग अलग टाइप ऑफ ब्रिक्स के, साइज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्लासिफिकेशन, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल या कि यूज़र साइज ब्रिक्स की जो साइज है नॉमिनल साइज कितनी होगी? 23 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडुलर या कि नॉमिनल साइज ब्रिक की यूजुअल साइज जो होगी 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर और नॉमिनल साइज होगी 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइज अपने को ध्यान रखनी है। ये साइज है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। मॉडुलर ब्रिक का जो वेट होता है कितना होता है? 3 kg, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉक का। फ्रॉक क्या है? ये जो यहाँ पे एक डिप्रेशन टाइप का नहीं रहता वही होता है फ्रॉक।
इट इज़ द डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक मेड बाय द स्टॉक बॉडी। ये जो टॉप फेस, ब्रिक के टॉप फेस पे जो डिप्रेशन होता है उसी को फ्रॉग बोलते हैं। इसको स्टॉक बोर्ड की मदद से बनाते हैं। फ्रॉग ऑफ ब्रिक इज केप्ट ऑन द टॉप वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल सो दैट मोटार फिल्ड प्रॉपरली इन इट। फ्रॉग को दिया जाता है ताकि उस पर मोटार प्रॉपरली फिल हो जाए। फ्रॉग जो है वो बाइंडिंग और शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। बाइंडिंग एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ वॉल आर इंक्रीज्ड ड्यू टू फ्रॉग। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉग इज फॉर्मिंग अ की बिटवीन टू कोर्स ऑफ ब्रिक बॉल। दो कोर्स ऑफ ब्रिक बॉल में एक की फॉर्म हो, ये ऑब्जेक्टिव होता है फ्रॉग का, ठीक है। ये है फ्रॉग। स्टॉक बोर्ड क्या होता है? स्टॉक बोर्ड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्रॉग ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक। फ्रॉग को बनाने के लिए स्टॉक बोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्राइक की। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग एक्सेस सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द माउल्ड। जो माउल्ड के सरफेस पे एक्सेस सॉइल रहता है, मतलब कि सॉइल भर दिया, फिर माउल्ड को एकदम एक यूनिफॉर्म से सरफेस देना है, उसको वो उस एक्सेस सॉइल को रिमूव करने के लिए स्ट्राइक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दो तरह की स्ट्राइक होती हैं, एक वायर स्ट्राइक, एक वुडन स्ट्राइक। ये है वायर स्ट्राइक, ये वायर लगा है, ये है वुडन स्ट्राइक, ठीक है। अब बात करते हैं पैलेट बोर्ड की। इट इज़ यूज टू कैरी द माउल्डेड ब्रिक्स फॉर ड्राइंग। पैलेट बोर्ड का यूज़ करते हैं अपन माउल्डेड ब्रिक्स को कैरी करने के लिए, ताकि अपन उसको माउल्डेड ब्रिक्स को ड्राई कर सकें, ठीक है। अब साइज देख लेते हैं। फ्रॉक की जो साइज होती है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टॉक बोर्ड की साइज 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। पैलेट बोर्ड की साइज कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। जो सेकंड क्लास ब्रिक होती है वो किसके लिए रिकमेंडेड होती है? हिडन हिडन मेजनरी वर्क के लिए रिकमेंडेड होती है सेकंड क्लास ब्रिक, ठीक है। द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग मेंशन्ड बिलो इज एसोसिएटेड टू शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास बर्न ब्रिक इन लाइम कंटेंट मोटार 1:6 सुपर स्ट्रक्चर के लिए एसोसिएट होती है। द टाइप ऑफ स्पेशल मोटार आर यूज फॉर सेटिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इन द फर्नेस लाइनिंग वेयर टेम्परेचर इज टू हाई। इस तरह ऐसी जगह में फायर शील्डिंग मोटार अपन लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइंग की। द मेन पर्पस ऑफ ड्राइंग इज टू रिमूव द मॉइस्चर टू कंट्रोल द श्रिंकेज एंड सेव फ्यूल एंड टाइम ड्यूरिंग बर्निंग। जो ड्राइंग का मेन पर्पस होता है वो मॉइस्चर को कंट्रोल करना होता है, मॉइस्चर को रिमूव करना होता है, ताकि श्रिंकेज को कंट्रोल कर सके और फ्यूल को अपन सेव कर सके बर्निंग के टाइम पे, ठीक है। ग्रीन ब्रिक कंटेन अबाउट 7 to 30% मॉइस्चर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। ग्रीन ब्रिक जो होते हैं उसमें अप्रॉक्स 7 से 30% मॉइस्चर होता है और डिपेंड करता है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ठीक है। ड्राइंग ऑफ ब्रिक इज द डन ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। ड्राइंग को दो तरह से कर सकते हैं, नेचुरल ड्राइंग और आर्टिफिशियल ड्राइंग। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल ड्राइंग की। ब्रिक शुड बी ड्राइड इन द शेडेड एरिया नॉट इन द सनलाइट। नेचुरल ड्राइंग में ब्रिक को शेडेड एरिया में ड्राई करेंगे, ना कि सनलाइट पे, ठीक है। इसमें जो ब्रिक कोर्स होंगे, नंबर ऑफ ब्रिक कोर्स 7 या से 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन हॉलो, ठीक है। नेचुरल ड्राइंग में टाइम कितना लगता है? 3 से 7 दिन लगता है, डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। आर्टिफिशियल ड्राइंग की बात करते हैं। दिस मेथड दिस मेथड आर यूज्ड इन रेनी सीजन और मोर ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड इन लेस इंटरवल। ये मेथड तब यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल मेथड जब बारिश का समय हो, या कि तब यूज़ करते हैं जब ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए हो इन लेस इंटरवल, ठीक है। इन दिस मेथड किल्न आर यूज फॉर ड्राइंग ब्रिक। इस मेथड में किल्न का यूज़ करते हैं अपन ब्रिक को ड्राई करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ जो होती है सन ड्राइड ब्रिक की वो 15 से 25 kg/cm² होती है और एवरेज 21 kg/cm² होती है। मॉइस्चर कंटेंट शुड बी अवेलेबल इन द सन ड्राई ब्रिक। सन ड्राई ब्रिक्स में मॉइस्चर कंटेंट 3 से 4% अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रेंथ, हैंड मोल्डेड ब्रिक्स की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू जो होगी 60,000 kN पर मीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू 6,000 kN पर मीटर स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 2,000 kN पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है स्ट्रेंथ हैंड मोल्डेड ब्रिक्स की, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। कौन कौन से स्टेप यूज़ होंगे बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के? सबसे पहले लोडिंग होगा, फिर प्री हीटिंग, फिर बर्निंग, फिर कूलिंग, देन अनलोडिंग एंड रिपीट द प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं बर्न ब्रिक को कितने तरीके से बर्न करते हैं। किल्न में बर्न करेंगे, आर्टिफिशियल बर्निंग में,
और दूसरा पजावा में ब्रिक बर्न करेंगे। पजावा में टेम्परेचर में कोई कंट्रोल नहीं होता। बर्निंग टाइम पजावा में 4 से 6 महीने होता है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक जो ऑप्टेन होता है वो 50% से कम फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन होता है, ठीक है। किल्न में अपन जो देखेंगे 3 तरह के किल्न देखेंगे, इंटरमीडिएट किल्न, सेमी कंटिन्यूस किल्न एंड कंटिन्यूस किल्न। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट किल्न। इंटरमीडिएट किल्न में डाउन ड्रॉट और अप ड्रॉट होता है। इंटरमीडिएट किल्न का एग्जांपल है इलाहाबादी किल्न, ठीक है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, एक ही टाइम पे लोडिंग होता है और एक टाइम पे ही अनलोडिंग हो सकता है, मतलब साथ ही साइमल्टेनियसली लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते। वन टाइम लोडिंग एंड वन टाइम अनलोडिंग। फर्स्ट क्लास ब्रेक जो ऑप्टेन होता है 60 से 70% इसमें फर्स्ट क्लास ब्रेक ऑप्टेन होता है। 60 to 70% फर्स्ट क्लास ब्रेक। 50 to 70,000 ब्रिक्स एक टाइम पे अपन बर्न कर सकते हैं इंटरमीडिएट किल में, ठीक है। 50 to 75,000 ऑफ ब्रिक्स आर बर्न एट अ टाइम। फिर दूसरा आता है सेमी कंटिन्यूस किल। सेमी कंटिन्यूस किल जो बुल ट्रेंच किल है वो एग्जांपल है सेमी कंटिन्यूस किल का। इसमें टेम्परेचर पे कंट्रोल होता है, लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकते हैं। रेनी सीजन में ये नहीं काम करता, क्लोज रहता है रेनी सीजन में। इसका जो साइज़ है ट्रेंच की वो 60 into 6 into 2.5 मीटर होती है। 60 into 6 into 2.5 मीटर। इसमें जो फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन होता है वो 70 से 80% फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन होता है, ठीक है। फिर लास्ट में बात करते हैं कंटिन्यूस किल की। कंटिन्यूस किल का एग्जांपल जो हॉफमैन किल है वो एग्जांपल है कंटिन्यूस किल का। ये हर सीजन में वर्क करता है। इसमें जो फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन होता है वो 80 से 90% ब्रिक, 80 से 90% फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ ब्रिक इन द किल। कितना टाइम रिक्वायर होता है ब्रिक को बर्न करने के लिए किल में? अबाउट 24 आवर्स एंड ओनली 12 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। बर्न करने के लिए अबाउट 24 आवर्स रिक्वायर होता है और 12 दिन रिक्वायर्ड होता है फॉर कूलिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। अब स्टेजेस देखते हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक। सब स्टेजेस हैं डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड विट्रिफिकेशन। डिहाइड्रेशन में जो टेम्परेचर रहेगा वो 400 से 650 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऑक्सीडेशन में जो टेम्परेचर रहेगा वो 650 से 900 डिग्री सेल्सियस रहेगा। विट्रिफिकेशन में जो टेम्परेचर रहेगा वो 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर अपने को ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ये है कंटिन्यूस स्किल। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे देखते हैं कितने तरह की ब्रिक होती हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 105 kg पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। वाटर अब्जॉर्प्शन आफ्टर इमर्स्ड इन वाटर फॉर 20 आवर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%। जो वाटर अब्जॉर्प्शन है ब्रिक का अब आफ्टर 24 घंटे पानी में डालने के बाद 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो वेट होना चाहिए वो 2.75 से 3 kg वेट होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, ठीक है। इसका जो कलर होता है यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी रेड, यूनिफॉर्म डीप रेड या कि चेरी रेड कलर होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक के हार्डनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो कोई इंप्रेशन नहीं छूटता। नो इंप्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन स्क्रैच इज मेड बाय ए फिंगर नेल। कोई इंप्रेशन नहीं छूटता ब्रिक पे जब एक स्क्रैच अपन करते हैं फिंगर नेल से, ठीक है। एफ्लोरेसेंस से फ्री होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एफ्लोरेसेंस। द सरफेस शुड बी स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर विथ पैरेलल शार्प एंड स्ट्रेट एजेस एंड स्क्वायर कॉर्नर्स। सरफेस स्मूथ होना चाहिए और रेक्टेंगुलर होना चाहिए विथ पैरेलल शार्प एंड स्ट्रेट एजेस। अब मेटेलिक साउंड आना चाहिए जब दो ब्रिक्स स्ट्रक करें अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। व्हेन हॉरिजॉन्टल ब्रिक इज केप्ट ऑन अ वर्टिकल ब्रिक एंड फॉल एट 1.5 मीटर द हॉरिजॉन्टल ब्रिक शुड नॉट ब्रेक, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल ब्रिक को वर्टिकल ब्रिक में रख के 1.5 मीटर हाइट से गिराएं तो जो हॉरिजॉन्टल ब्रिक है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक में, ओके। अब बात करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक की। उससे पहले गिव मी अ सेकंड, थोड़ा अपन चार्ज कर लें लैपटॉप को।
ओके, सो नाउ सेकेंड क्लास ब्रिक की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो शुड नॉट बी लेस देन 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन है आफ्टर मतलब 24 घंटे बाद जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, जब ब्रिक को 24 घंटे इमर्ज रखें, आफ्टर इमर्जन ऑफ ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर जो होना चाहिए लाइट रेड होना चाहिए सेकंड क्लास ब्रिक का। द इम्प्रेशन इज लेफ्ट व्हेन स्क्रैच बाय फिंगर से जब स्क्रैच करें तो इम्प्रेशन छूट जाता है इसमें सेकंड क्लास ब्रिक में। डल साउंड आता है अगर दो ब्रिक को स्ट्रक करें। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्लास ब्रिक, इसको अपन अंडर बर्न ब्रिक भी बोलते हैं थर्ड क्लास ब्रिक को। ठीक है, इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 25% से कम होता है, या कि शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 25%। ठीक है, और जिसका कलर होता है वो येलोइश कलर होता है थर्ड क्लास ब्रिक का। ठीक है, फिर देखते हैं अपन फोर्थ क्लास ब्रिक, या कि जिसको झामा ब्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, झामा ब्रिक्स से किसकी वजह से होता है, ओवरबर्न ब्रिक्स भी बोलते हैं इसको। और इसका जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाता है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 300 टू 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है 8 से 10% होता है। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्लू होता है। इसका यूज़ करते हैं सोलिंग कोटिंग और सोलिंग कोट ऑफ रोड एंड फाउंडेशन में। ठीक है, ठीक है, सोलिंग के लिए यूज़ करते हैं, फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, ब्रिक हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शुड नॉट बी यूज। ठीक है, आईएस कोड के हिसाब से जो जिस ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है उसको अपन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। इसके बारे में दिया गया IS 1071 1971 में, 1071 1971 है। ठीक है, तो ग्रेड ए ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। तो ग्रेड ए के जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है शुड नॉट बी लेस देन 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड ए की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड बी की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड सी की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लास 35 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 350, क्लास 40 की 300, 25 की 250, 20 की 200, 17.5 की 175, 15 की 150, 12.5 की 125, 10 की 100, 7.5 की 75, 5 की 50, 3.5 की 35 kg पर सेंटीमीटर होगा, एंड इट इज़ एवरेज कंप्रेसिव एंड शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो 400 की है 300, आई थिंक इट इज़ 400। क्लास 40 की 400 है। ठीक है, ये 400 होगा, तो बस कुछ नहीं, क्लास में इंटू 10 कर देना तो अपना एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। सबसे पहले आता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, या कि जिसको फायर रेजिस्टेंस ब्रिक्स भी बोलते हैं। दीज ब्रिक्स आर केपेबल टू रेजिस्ट वेरी हाई टेम्परेचर, अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये रेजिस्ट कर लेता है विदाउट मेल्टिंग और सॉफ्टनिंग। लाइम क्वांटिटी इसमें केप्ट लेस, इसमें लाइम क्वांटिटी बहुत ही लेस होती है, सो दैट ब्रिक बर्नट एट हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से ब्रिक 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक बर्न हो जाता है। द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो इसकी होती है 32.5 मेगा पास्कल होती है। ठीक है, और जो बॉटम ऑब्जॉर्प्शन होता है वो 4 से 10% होता है। ठीक है, कलर जो इसका होता है वाइटिश येलो या कि लाइट ब्राउन होता है। इसको यूज़ करते हैं फर्नेस लाइनिंग, हॉलो टाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स देखते हैं कितने तरह के होते हैं। जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। सबसे पहले आता है एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं 95 टू 97% सिलिका होता है और 1 से 2% लाइम होता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे एसिडिक स्लैग फॉर्म होता है। ठीक है, वेयर एसिडिक स्लैग आर फॉर्म। फिर आता है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। दीज आर यूज वेयर बेसिक स्लैग फॉर्म, जहाँ पे बेसिक स्लैग बनता है, वेयर बेसिक स्लैग मेड, वहाँ पे बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज़ करेंगे। और ये 2 टाइप के होते हैं बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। सबसे पहले मैग्नेस मैग्नीशिया रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स से 2 टाइप होते हैं, मैग्नीशिया रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स एंड डोलोमाइट रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीशिया रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स में। मैग्नीशिया रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स जो होती हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो 70% मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है एंड 30% सिलिका एंड एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, फिर आता है डोलोमाइट रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। डोलोमाइट रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स में कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम होता है एंड मैग्नीशियम, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, CaMgCO3 होल ट्वाइस।
और कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है? डोलोमाइट रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का इन द शाफ्ट एंड रोटरी किल्स में यूज़ होता है, विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइम एंड सीमेंट। ठीक है, जो शाफ्ट एंड रोटरी किल्स जो कि प्रोडक्शन ऑफ लाइम एंड सीमेंट में यूज़ होते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है डोलोमाइट रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का। ठीक है, फिर आता है न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। एसिड रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स हो गया, बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स हो गया, फिर आता है न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। इंग्रेडिएंट ऑफ दीज ब्रिक्स आर बॉक्साइट, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड। जो न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है? बॉक्साइट, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड। इट इज़ यूज वेयर एसिडिक और बेसिक स्लैग आर मेड। जहाँ पे एसिडिक और बेसिक स्लैग बनते हैं वहाँ पे न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आता है होलो ब्रिक्स। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स या कि फायर रेजिस्टेंस ब्रिक। अब बात करते हैं हॉलो ब्रिक्स की। हॉलो ब्रिक्स के बारे में दिया गया IS 3952 में। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम हॉलो है 50% ऑफ टोटल प्लान एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ एंड हीट रेजिस्टेंस बॉल। हॉलो ब्रिक्स का यूज़ करते हैं साउंड प्रूफ और हीट रेजिस्टेंस बॉल को बनाने में। फिर आता है परफोरेटेड ब्रिक्स। परफोरेटेड ब्रिक्स के बारे में बात की गई IS 2222। ठीक है, इसमें जो टोटल हॉलो एरिया है वो 30% से 40% ऑफ टोटल प्लान एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं फॉर कवरिंग वॉल साउंड प्रूफ एंड हीट इंसुलेटिंग। साउंड प्रूफ वॉल को कवर करने के लिए, हीट इंसुलेटिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाटर अब्जॉर्प्शन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफ्लोरेसेंस 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वार्पेज 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, परफोरेटेड ब्रिक के बाद आता है ओवरबर्न ब्रिक। इन ओवरबर्न ब्रिक अ सॉफ्ट मोल्टन मास इज प्रोड्यूस एंड द ब्रिक लूज देयर शेप। ओवरबर्न ब्रिक में एक सॉफ्ट मोल्टन मास प्रोड्यूस होता है और ब्रिक अपना शेप लूज कर देता है। ठीक है, फिर आता है अंडरबर्न ब्रिक। व्हेन द ब्रिक आर नॉट बर्न टू कॉज कंप्लीट विट्रिफिकेशन, द क्ले इज नॉट सॉफ्टन बिकॉज ऑफ द अनसफिशिएंट हीट एंड द पोर्स आर नॉट क्लोज। जब ब्रिक्स अच्छे से बर्न नहीं होता और विट्रिफिकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो जो क्ले है वो सॉफ्ट नहीं होता प्रॉपर, और इनसफिशिएंट हीट की वजह से प्रॉपर सॉफ्ट नहीं हो पाता, और जो पोर्स हैं वो क्लोज नहीं होते। ठीक है, दीज ब्रिक्स हैव हायर डिग्री ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इन ब्रिक्स की वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। दीज ब्रिक्स हैव हायर डिग्री ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखते हैं सैंपल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ब्रिक टेस्ट। अलग अलग ब्रिक टेस्ट के लिए सैंपल कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की गई है, IS कितने सैंपल रिक्वायर होते हैं अलग अलग ब्रिक टेस्ट के लिए? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए 6 सैंपल यूज़ होते हैं और इसकी बात की गई IS 3495 पार्ट 1 में। वाटर अब्जॉर्प्शन की बात की गई है IS 3495 पार्ट 2 में, इसमें 5 सैंपल यूज़ होते हैं। एफ्लोरेसेंस में सैंपल नहीं यूज़ होते, नंबर ऑफ सैंपल नहीं गिवन है, मतलब इट्स नॉट कोई नंबर ऑफ सैंपल नहीं दिया गया है। IS 3495 पार्ट 3 में फ्लोरोसेंस टेस्ट के बारे में बात की जाती है। वारपेज टेस्ट के बारे में बात की जाती है IS 3495 पार्ट 4 में। वारपेज टेस्ट में 10 नंबर ऑफ सैंपल यूज़ किए जाते हैं। और डायमेंशन टेस्ट के बारे में बात की गई है IS 1077 और इसमें 20 नंबर ऑफ सैंपल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेमिनेशन आर कॉज्ड इन द ब्रिक्स बाय इंट्रैप्ड एयर द वॉइड ऑफ क्ले। लेमिनेशन जो होता है वो इंट्रैप्ड एयर द वॉइड्स में जो इंट्रैप्ड एयर रहते हैं उसकी वजह से लेमिनेशन होता है ब्रिक्स में। ठीक है, क्ले इज कंपेरेटिवली फाइनर एंड पॉसेस बेटर एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। क्ले कंपेरेटिवली फाइनर और बेटर, क्ले की जो एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स आर स्पेशली मैन्युफैक्चर टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो हाई टेम्परेचर के लिए ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉक इन अ ब्रिक इज फॉर्म की जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स एंड मोर्टार। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो फ्रॉक का जो पर्पस होता है वो ये होता है ताकि वो ब्रिक और मोर्टार के बीच एक की जॉइंट फॉर्म कर ले। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट की, ब्रिक के टेस्ट के। ठीक है, सबसे पहले आता है डायमेंशन टेस्ट जिसके बारे में बात की गई है IS 1077 में, और इसमें नंबर ऑफ सैंपल कितने यूज़ कर रहे थे अपन? 20। ठीक है, ईयर नंबर ऑफ सैंपल 20। ठीक है, तो डायमेंशन टेस्ट देखते हैं अपन। मॉडुलर ब्रिक्स, मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक्स 20 ब्रिक्स के लेंगे अपन। ठीक है, जो लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन 380, इसमें टॉलरेंस प्लस माइनस 80 होगा। 380 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए 180 सेंटीमीटर, टॉलरेंस प्लस माइनस 40। हाइट 9 सेंटीमीटर हाइट है तो 180 डायमेंशन, एंड 4 सेंटीमीटर हाइट है तो 80 सेंटीमीटर डायमेंशन। और 9 सेंटीमीटर की हाइट पे टॉलरेंस जो डायमेंशन 180 सेंटीमीटर है, टॉलरेंस प्लस माइनस 40, एंड 80 सेंटीमीटर डायमेंशन पर टॉलरेंस प्लस माइनस 20। ठीक है, फिर आता है बारपेज टेस्ट। बारपेज टेस्ट के बारे में बात की गई है IS 3495 पार्ट 4 में।
वारपेज टेस्ट में 10 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स का नंबर ऑफ सैंपल यूज़ कर रहे थे। वारपेज ब्रिक्स इज मेजर्ड विद द हाफ ऑफ फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस। वारपेज टेस्ट अपन करते हैं हाफ ऑफ फ्लैट स्टील या कि ग्लास सरफेस से, एंड मेजरिंग रूलर ग्रेजुएटेड इन 0.5 डिवीजन। ठीक है, ये जो है इससे अपन वारपेज टेस्ट मेज़र करते हैं। ठीक है, 0.5 डिवीजन ऑफ वेज ऑफ स्टील, क्या साइज होती है 16 × 15 × 15, 60 × 15 × 15 mm। ठीक है, फिर आता है एफ्लोरेसेंस टेस्ट, जिसके बारे में बात की गई है IS 3495 पार्ट 3 में। इसका एम होता है टू फाइंड एल्कली मैटर्स ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट प्रेजेंट इन ब्रिक। एल्कली मैटर ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट जो ब्रिक्स में प्रेजेंट है उसको फाइंड करना है। एफ्लोरेसेंस टेस्ट का एम होता है। एफ्लोरेसेंस इज कैरेक्टराइज बाय वाइट पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, एफ्लोरेसेंस जो होता है उस पर वाइट पैचेस पड़ जाते हैं ब्रिक्स में, उसी से अपन पता करते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, कंटेनर में डेप्थ ऑफ वाटर कितना होना चाहिए 25 mm। ठीक है, अगर वाइट पैचेस 0% है तो नील एफ्लोरेसेंस होगा। 0 से 10% वाइट पैचेस हैं सरफेस पे, मतलब 0 से 10% एरिया कवर्ड है बाय वाइट पैचेस, तो एफ्लोरेसेंस स्लाइटली एफ्लोरेसेंस होगा। 10 से 50% है तो मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। अगर 50% से ज़्यादा है लेकिन वाइट पैचेस जो है वो पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है, तब हैवी या कि सीवियर एफ्लोरेसेंस होगा। अगर 50% ज़्यादा है और वाइट पैचेस पाउडर फॉर्म में भी चेंज हो चुका है, तब सीरियस एफ्लोरेसेंस है। ठीक है, द फ्लोरेसेंस टू बी शुड नॉट बी मोर देन 10 to 4% फॉर क्लास 12.5 एंड नॉट मोर देन स्लाइड फॉर हायर क्लास। ठीक है, क्लास 12.5 के जो ब्रिक्स होते हैं जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 125 kg/cm² होती है, उसमें जो एफ्लोरेसेंस होगा वो मॉडरेट 10 से 50% से ज़्यादा क्लास 12.5 में एफ्लोरेसेंस नहीं हो। क्लास 12.5 के बारे में अपन पीछे बात की थी। हियर क्लास 12.5 125 kg एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है 125 kg/cm² होता है। इन क्लास 12.5 ब्रिक्स के लिए जो एफ्लोरेसेंस होगा वो 10 से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मॉडरेट एफ्लोरेसेंस होना चाहिए। मॉडरेट एफ्लोरेसेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्लास 12.5 ब्रिक्स के लिए, और हायर क्लास ब्रिक्स के लिए स्लाइट एफ्लोरेसेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10% से ज़्यादा वाइट पैचेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रिक्स वुड बी रिजेक्टेड इफ वाइट पाउडर अवेलेबल ऑन द ब्रिक सरफेस इज ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, अगर सीरियस एफ्लोरेसेंस है तो ब्रिक्स को अपन रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की, जिसके बारे में बात की गई है IS 3495 पार्ट 1 में। ठीक है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। इस टेस्ट को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में परफॉर्म करते हैं। इसमें जो रेट ऑफ लोडिंग होती है 140 kg/cm² पर मिनट होती है रेट ऑफ लोडिंग। प्रपोर्शन जो होता है मोटार फिलिंग का, प्रपोर्शन ऑफ मोटार टू फिल द फ्रॉक्स, वो कितना प्रपोर्शन है तो 1:3। फिर बात करते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट की, जिसके बारे में बात की गई है IS 3495 पार्ट 2 में। ठीक है, इसका एम क्या है टू फाइंड आउट एग्जिस्टेंस ऑफ पोर्स इन ब्रिक्स में कितने पोर्स हैं उसके बारे में पता करना एम होता है वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट का। इसको निकालते कैसे हैं, W2 - W1/W1 × 100। W है वाटर अब्जॉर्प्शन इन परसेंट, W1 है वेट ऑफ ओवन ड्राई मतलब 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ओवन ड्राई में। तो ओवन ड्राई ब्रिक का वेट है W1। वेट ऑफ ब्रिक आफ्टर इमर्सन इन वाटर फॉर 24 आवर्स, ब्रिक्स को पानी में 24 घंटा रखने के बाद जो वेट होता है उसको W2 बोला गया, और W2 - W1/W1 × 100 से अपन वाटर ऑब्जॉर्प्शन निकालें। ठीक है, अगर वाटर ऑब्जॉर्प्शन 7% से कम है तो देन ब्रिक इज हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज बाय फ्रीजिंग। ठीक है, तो अगर वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो 7% से कम आता है तो ब्रिक जो है काफ़ी रेजिस्टेंस है फ्रीजिंग से डैमेज होने से। ठीक है, फिर बात करते हैं फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक अर्थ की। फील्ड टेस्ट में आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, मोल्डिंग टेस्ट, डिफॉर्मेशन एंड सिंकेज टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट एंड टेस्टिंग नेचर ऑफ सॉइल ग्राउंड। ठीक है, फिर बात करते हैं डिफेक्ट्स की। ब्रिक्स में डिफेक्ट्स कितने तरीके से के होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है अंडर बर्न ब्रिक। इट किसकी वजह से होता है, कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट एंड आर नॉट एबल टू कैरी द डिजायर लोड। ठीक है, इनसफिशिएंट हीट की वजह से होता है और डिजायर्ड लोड कैरी नहीं कर पाता। फिर आता है ओवरबर्न ब्रिक। इट ऑकर्स ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई हीट एंड नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। एक्सट्रीमली हाई हीट की वजह से होता है और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सुटेबल नहीं होता। फिर आता है लाइम बस्टिंग प्रॉब्लम। लाइम बस्टिंग प्रॉब्लम एक कॉमन डिफेक्ट है ब्रिक्स में, विच इज कॉज्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम पार्टिकल्स। क्विक लाइम पार्टिकल्स के हाइड्रेशन की वजह से लाइम बस्टिंग प्रॉब्लम आती है। बाय मिक्सिंग कॉमन सॉल्ट इन ब्लैक कॉटन सॉइल लाइम बस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, कॉमन सॉल्ट को ब्लैक कॉटन सॉइल में मिक्स करके अपन
लाइम बस्टिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। 0.5% सोडियम क्लोराइड, 0.5% सोडियम क्लोराइड सफिशिएंट होगा। उसको कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, 0.5% कॉमन सॉल्ट, 0.5% सोडियम क्लोराइड सफिशिएंट होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल में मिक्स कर देंगे तो लाइम बस्टिंग प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है। पुट ऑल द ब्रिक्स इन वाटर जस्ट आफ्टर दे रिमूव फ्रॉम द किल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉकिंग। डॉकिंग क्या है? जैसे ही किल से ब्रिक निकलते हैं सब हर ब्रिक्स को मतलब सारे ब्रिक्स को पानी में रख देने के प्रोसेस को डॉकिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस ने अपन अपन अभी ने अभी देखा ही। ठीक है। ड्राइंग ग्रे या कि वाइट पाउडर पैचेस जो ब्रिक सरफेस पे होते हैं उसी को फ्लोरोसेंस बोलते हैं। इस तरह के वाइट पैचेस बन जाते हैं। ठीक है। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड एल्कलीज की वजह से ये डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं चफ्स की। द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक्स कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक इज नोन एज चफ्स। ठीक है। हॉट ब्रिक्स में जब बारिश का पानी पड़ जाए तो जो डिफॉर्मेशन आता है उसको बोलते हैं चफ्स। ठीक है। फिर बात करते हैं ब्लिस्टर की। एक सेकेंड। ब्लिस्टर क्या है? ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली caused on the surface of sewer pipes and drain tile due to air imprisoned during their molding. एयर इम्प्रेजेंट रह जाती है मोल्डिंग के टाइम पे। जो ब्रोकन ब्लिस्टर है वो जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं? सीवर पाइप्स में, ड्रेन टाइल में। ठीक है। उसी को बोलते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एयर इम्प्रेजेंट ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग। ठीक है। ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। फिर बात करते हैं लेमिनेशन की। लेमिनेशन क्या होता है? एक थिन लेमिना प्रोड्यूस हो जाता है ब्रिक फेसेस पे। ठीक है। किसकी वजह से होता है? इंट्रैप्ड एयर रह जाते हैं क्लेवॉइड्स पे। फिर बात करते हैं ब्लोटिंग की। यह है ब्लोटिंग। ठीक है। स्पॉन्जी सॉलोन मास। द डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड एज स्पॉन्जी सॉलोन मास ओवर द surface of burnt brick. It is caused due to the presence of excess carbonaceous matter and sulfur in brick clay. बहुत ज़्यादा कार्बोनेशियस मैटर और सल्फर ब्रिक क्ले में अगर प्रेजेंट होता है तो ब्लोटिंग डिफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है। फिर बात करते हैं चेक्स और क्रैक्स डिफेक्ट की। ये डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? दिस डिफेक्ट में भी बिकॉज ऑफ लम्स ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर अगर रह जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर डाल देते हैं अपन ब्रिक में, तब ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। फिर आता है ब्लैक और। ये द बिटमिनस मैटर और कार्बन इज प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ एंड दे आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन, द ब्रिक रिजल्ट इज ब्लैक और। ठीक है। अगर बिटमिनस मैटर या कि कार्बन प्रेजेंट रहता है ब्रिक अर्थ में और उसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जाता एंड दे आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव बाय ऑक्सीडेशन, जो ब्रिक आता है वो उसमें ब्लैक कोर आ जाता है। जो प्राइमरी कॉज होता है ब्लैक कोर का वो इम्प्रॉपर बर्निंग होता है ब्लैक कोर। ठीक है। तो जो अगर बिटुमिनस मैटर और कार्बन प्रेजेंट है ब्रिक अर्थ में एंड दे आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव बाय ऑक्सीडेशन तो ब्रिक ब्लैक कोर में बदल जाता है। जो प्राइमरी कॉज होता है ब्लैक कोर का वो इम्प्रॉपर बर्निंग होता है। फिर आता है स्पॉट्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड इन ब्रिक अर्थ द डार्क स्पॉट रिमेन्स ऑन द ब्रिक सरफेस। आयरन सल्फाइड का प्रेजेंस है जो ब्रिक अर्थ में आयरन सल्फाइड के प्रेजेंस से ब्रिक सरफेस पे डार्क स्पॉट रह जाता है एंड इट इज़ अनसुटेबल फॉर एक्सपोज मेजनरी वर्क। एक्सपोज मेजनरी वर्क के लिए अनसुटेबल रहता है ये। ठीक है। फिर बात करते हैं ब्रिक स्पेलिंग की। इट इज़ इरेगुलर इट इज़ द इरेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक अवे और फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस। ठीक है। सरफेस से इरेगुलर पोर्शन जो फॉल ऑफ हो जाता है उसी को बोलते हैं ब्रिक स्पेलिंग। ठीक है। इसकी वजह क्या होती है? हीटिंग ऑफ वाटर इनसाइड ब्रिक। ठीक है। ब्रिक के अंदर पानी का गर्म होना ब्रिक स्पेलिंग का कारण होता है। ठीक है। इसके बारे में बात की गई है IS 3102। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्ले ऑफ सॉलिड ब्रिक के बारे में बात की गई है IS 3102 में। ठीक है। फिर बात करते हैं हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक की, जिसके बारे में IS 2180 में बात की गई है। ठीक है। दीज आर सिमिलर टू बर्न क्ले ब्रिक एंड ऑफ द सेम साइज बट हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये बर्न क्ले ब्रिक की तरह ही है और सेम साइज का भी है, बस इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर आता है बर्न क्ले पेविंग ब्रिक, जिसके बारे में बात की गई है IS 3585 में। दीज आर यूज इन ड्राइव वेज एंड फॉर लैंडस्केपिंग पार्क एंड गार्डन। ठीक है। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 40 न्यूटन पर mm² से कम होता है। ठीक है। ये ड्राइव वेज में यूज़ होते हैं एंड लैंडस्केपिंग पार्क्स एंड गार्डन्स में यूज़ होते हैं। ठीक है। इसका जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है सोलिंग ब्रिक, जिसके बारे में बात की गई IS 5779 में। ठीक है। इसको यूज़ किया करते हैं फॉर सोलिंग ऑफ रोड्स। रोड्स के सोलिंग पे यूज़ करते हैं। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। वाटर ऑब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एफ्लोरेसेंस 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सोलिंग ब्रिक्स का तो यहाँ पे अपना ब्रिक कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा टाइल्स भी देख लेते हैं।
द क्ले प्रोडक्ट विच थिकनेस इज लेस देन 40 mm इज नोन एज टाइल्स। वो क्ले प्रोडक्ट जिसकी थिकनेस 40 mm से कम होती है उसको टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ टाइल्स इज सेम एज द ब्रिक बर्निंग, बट समटाइम टाइल्स और क्ले प्रोडक्ट्स बर्नट इन 2 times, ठीक है। टाइल्स और ब्रिक का बर्निंग सेम ही होता है, लेकिन जो टाइल्स कभी कभी बर्न होता है वो उस दो गुना टाइम लेता है, ठीक है। फर्स्ट इज एट 600 to 700 डिग्री सेल्सियस, इसको बिस्किटिंग बोलते हैं। सेकंड इज एट 900 और 1100 डिग्री सेल्सियस में जो बर्न होता है आफ्टर डिपिंग द टाइल्स एंड क्ले प्रोडक्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कलर, ठीक है। तो 2 स्टेजेस में बर्न होते हैं टाइल्स, ठीक है। फिर देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्ले प्रोडक्ट। सबसे पहले स्टोन वेयर, इट इज मेड अप फ्रॉम रिफ्रैक्टरी क्ले मिक्सड विद क्रस्ट प्रॉपर्टी स्टोन एंड सैंड burnt at high temperature and cooled slowly. Stoneware consists of about 75% silica, 25% alumina, ठीक है। तो इसको रिफ्रैक्टरी क्ले मिक्सड विथ क्रस्ट पॉटरी स्टोन एंड सैंड, ठीक है। रिफ्रैक्टरी क्ले ब्रिक्स, रिफ्रैक्टरी क्ले जिसमें स्टोन पॉटरी और सैंड मिक्स हो और इसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करें और स्लोली कूल्ड करें, ठीक है। स्टोन वेयर में 75% सिलिका होता है और 25% एल्यूमिना होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड ऐड करते हैं कलर के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? डोमेस्टिक सीवर पाइप, वॉश बेसिन, वाटर क्लोजेट, ड्रेन पाइप एंड फिटिंग्स। फिर आता है अर्दन वेयर, ठीक है। दीज आर मेड बाय बर्निंग ऑर्डिनरी क्ले एट लो टेम्परेचर। अर्दन वेयर को बनाते हैं ऑर्डिनरी क्ले को लो टेम्परेचर में बर्न करके और स्लोली कूल करके, ठीक है। ग्लेज्ड अर्दन वेयर बिकम्स रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एक्शन। इसका एग्जांपल है फाइंस। फिर आता है मजोलिका, इट इज इटालियन अर्दनवेयर कोटेड विथ ओपेक वाइट इनेमल ऑर्नामेंटेड विथ मेटालिक कलर, ठीक है। ये एक इटालियन अर्दनवेयर है विच इज कोटेड विथ ओपेक वाइट इनेमल और ऑर्नामेंटेड विथ मेटालिक कलर। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लो हीट क्लेस टू बीच अप टू 20% कैल्शियम कार्बोनेटेड। ये लो हीट क्ले से मैन्युफैक्चर होता है एंड 20% कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चॉक, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है? डोरवेज में, विंडो केसिंग में, फेसिंग टाइल्स में। फिर बात करते हैं फायर क्ले की। दीज आर प्योर हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ एल्यूमिना। ये प्योर हाइड्रेटेड सिलिकेट है एल्यूमिना का एंड कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। 55 से 75% फायर क्ले में सिलिका होता है, 20 से 35% एल्यूमिना होता है, 2 से 5% आयरन ऑक्साइड होता है एंड अबाउट 1% लाइम होता है, मैग्नीशिया एंड अल्कली 1% लाइम, मैग्नीशिया एंड अल्कली होता है, ठीक है। इट इज़ केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है फायर क्ले विदाउट मेल्टिंग और सॉफ्टनिंग एंड रेजिस्ट स्पेलिंग को भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? फायर ब्रिक्स जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा यूज करते हैं फर्नेस लाइनिंग पे, हॉलो टाइल्स एंड क्रूसिबल्स में। फिर आता है टेराकोटा, ठीक है। टेराकोटा की बात करें तो क्ले इज मिक्स्ड विद पाउडर ग्लास पॉटरी एंड सैंड ग्राउंड टू फाइन पाउडर एंड पग्ड सेवरल टाइम्स टिल इट गेट्स यूनिफॉर्म एंड सॉफ्ट फॉर मोल्डिंग। क्ले में पाउडर ग्लास, पॉटरी, सैंड ग्राउंड टू फाइन पाउडर मिक्स करते हैं, ठीक है। तो क्या क्ले में क्या क्या मिक्स करते हैं? पाउडर ग्लास, पॉटरी एंड सैंड ग्राउंड टू फाइन पाउडर, ठीक है। और इसको पग्ड करते हैं कई बार, तब कब तक? जब तक यूनिफॉर्म और सॉफ्ट नहीं हो जाता फॉर मोल्डिंग के लिए, ठीक है। टेराकोटा इज रिफ्रैक्टरी क्ले प्रोडक्ट एंड इज यूज्ड इन ऑर्नामेंटल पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। टेराकोटा एक रिफ्रैक्टरी क्ले प्रोडक्ट है और इसको यूज करते हैं ऑर्नामेंटल पार्ट, बिल्डिंग के ऑर्नामेंटल पार्ट्स में, ठीक है। द क्ले यूज शुड हैव सफिशिएंट आयरन ऑक्साइड एंड अल्कलाइन मैटर्स, ठीक है। जो क्ले यूज किया जाता है उसमें एक सफिशिएंट आयरन ऑक्साइड और यहाँ पे जो क्ले यूज़ किया गया मिक्सिंग के लिए उसमें सफिशिएंट आयरन ऑक्साइड एंड एल्कलाइन मैटर होना चाहिए। ये एक चीप और इम्परवियस होता है। मफल फर्नेस का यूज़ किया जाता है फॉर बर्निंग ऑफ टेराकोटा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं पोर्सिलेन की। पोर्सिलेन की a high grade ceramic ware having white color, zero water absorption and glazed surface। पोर्सिलेन एक हाई ग्रेड सेरेमिक वेयर है जिसका वाइट कलर होता है, जीरो वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता है और ग्लेज सरफेस होता है, ठीक है। पोर्सिलेन इज फाइन अर्थन वेयर विच इज़ वाइट, थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। पोर्सिलेन एक फाइन अर्थन वेयर है जो कि वाइट, थिन और सेमी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सैनिटरी वेयर्स, कंटेनर्स एंड क्रूसिबल, रिएक्टर चैम्बर्स एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सैनिटरी वेयर्स, कंटेनर्स, क्रूसिबल्स, रिएक्टर चैम्बर्स और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है पोर्सिलेन का। फिर आता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग एक प्रोसेस है प्रोवाइडिंग ग्लासी और इम्परवियस लेयर ऑन द सरफेस ऑफ क्ले प्रोडक्ट और सिरेमिक्स, ठीक है। तो ग्लेजिंग प्रोसेस है क्ले प्रोडक्ट और सिरेमिक्स के सरफेस में ग्लासी या इम्परवियस लेयर को प्रोवाइड करना, ठीक है। द ग्लेजिंग लेयर इज फ्यूज टू सिरेमिक बॉडीज बाय बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। ग्लेजिंग लेयर को फ्यूज़ किया जाता है सिरेमिक बॉडी में, कैसे?
हाई टेम्परेचर में बर्न करके, ठीक है। जो थिकनेस होती है ग्लेजिंग की वो कितनी होती है, 0.1 से 0.2 mm, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लेजिंग की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तीन तरह की ग्लेजिंग होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग, ओपेक ग्लेजिंग एंड लेड ग्लेजिंग। ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट कोटेड होता है विथ NaCl सॉल्यूशन एंड हाई टेम्परेचर बर्न करते हैं 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक में, ठीक है। फिर आता है ओपेक ग्लेजिंग। ओपेक ग्लेजिंग को इनेमलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोरैक्स, कायोलिन, चॉक एंड कलरिंग मैटर आर ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग वाटर एंड मेक सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड स्लिप, ठीक है। तो बोरैक्स, कायोलिन, चाक, बोरैक्स, कायोलिन, चॉक, कलरिंग मैटर को ग्राइंड किया जाता है और मिक्स किया जाता है वाटर के साथ और एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिस सॉल्यूशन को बोलते हैं स्लिप, ठीक है। द क्ले प्रोडक्ट इज डिप्ड इन स्लिप एंड बर्नड इन क्लिन, ठीक है। जो फिर क्ले प्रोडक्ट को इस जो मिक्सचर बनाया गया है, जो सॉल्यूशन बनाया गया है स्लिप, जिसको स्लिप बोलते हैं अपन, उसमें क्ले प्रोडक्ट को डिप करेंगे और किल में बर्न करेंगे, ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर सरफेस इज चेंज इनटू इम्परवियस लेयर। हाई टेम्परेचर की वजह से जो सरफेस चेंज हो जाएगा इम्परवियस लेयर में, ठीक है। फिर आता है लेड ग्लेजिंग। क्ले प्रोडक्ट इज इमर्स्ड इन मिक्स ऑफ लेड एंड टिन ऑक्साइड। लेड ग्लेजिंग में जो क्ले प्रोडक्ट है उसको इमर्स करेंगे लेड और टिन ऑक्साइड के मिक्सचर में, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ लेड एंड टिन अडहेर द सरफेस ऑफ क्ले प्रोडक्ट्स। जो पार्टिकल्स हैं लेड और टिन के वो अडहेर करेंगे क्ले प्रोडक्ट के सरफेस पे, ठीक है। दिस मेथड ऑफ ग्लेजिंग इज यूज फॉर आइटम्स ऑफ इंटीरियर क्ले। इंटीरियर क्ले में ये मेथड ग्लेजिंग के यूज़ किया जाता है, लेड ग्लेजिंग, ठीक है। विच कैन नॉट बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्ट ग्लेजिंग, ठीक है। विच कैन नॉट बी स्टैंड फॉर हाई टेम्परेचर एंड विच रिक्वायर्ड फॉर सॉल्ट ग्लेजिंग, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जो यूनिट वेट होता है ब्रोकन ब्रिक को 14.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक्स को स्पैल भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मशीन मोल्डेड ब्रिक्स की होती है वो 2 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हैंड मोल्डेड ब्रिक की होती है 1.6 से 1.7 होती है और मशीन मोल्डेड ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 होती है। द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हॉफमैन क्लिन में कितने होते हैं, 8 से 24 नंबर ऑफ कंपार्टमेंट होते हैं। द एज फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ब्रिक आर कॉल्ड अराइज। अराइज बोलते हैं जो एज फॉर्म होता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक। द ब्रिक मेड फॉर ऑल्बिन रॉक। ऑल्बिन रॉक से जो ब्रिक बनाया जाता है टू विच मैग्नीशिया एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको फोस्टेराइड ब्रिक बोलते हैं। जो ब्रिक की डेंसिटी होती है 1.8 से 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। द बॉर्डर अब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक्स हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना होना चाहिए वाटर अब्जॉर्प्शन, 10%। द फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस ऑकर ऑन द फिनिश्ड एंड पॉलिश सरफेस उसको क्या बोलते हैं, ब्लूम, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ विट्रीफाइड एंड सेरेमिक टाइल्स किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, IS 15622 2006 में टेस्टिंग के बारे में बात की गई विट्रीफाइड एंड सेरेमिक टाइल्स के, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेरेमिक टाइल्स के बारे में बात की गई IS 13712 1993 में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ब्रिक एंड टाइल्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे लाइम के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।